औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एपिसोड नंबर 39 और जुलाई 28, 2020। पहला सवाल आज का जो है वो होम स्कूलिंग के बारे में खातून पूछ रही हैं कि जी इसके क्या स्टेप्स हो सकते हैं। देखिए मैं सबसे पहले तो स्टेप ये है कि जो आपके मुल्क है, अब मुझे नहीं पता आप पाकिस्तान में रहती हैं बाहर रहती हैं, लेकिन सबसे पहले तो ये है कि कुछ जगहों के कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं। मसलन अमेरिका की 50 स्टेट्स हैं, वहाँ पे तो ये होम स्कूलिंग लीगल है। लेकिन कुछ मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे शायद उन्होंने कोई लिमिट लगाई हुई है कि माँ की एजुकेशन इतनी होनी चाहिए, या किसी जगह पे आपको ये मिल सकता है कि उधर आपकी कोई असेसमेंट की हो, यानी कि आप होम स्कूलिंग कर सकते हैं लेकिन आपको 5 साल के बाद, या जैसे होता है एलिमेंट्री एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन के कोई एग्ज़ाम्स चलवाने की ज़रूरत होती है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी जो कि आपको अब उस जगह के लॉस को जानना चाहिए, ताकि आपको भी इस चीज़ का पीस ऑफ माइंड हो कि आप कोई गलत चीज़ नहीं कर रही और आपके जो स्टेट के लॉज हैं वो उसके अगेंस्ट नहीं हैं। और याद रखिए कि हर स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूँ, हर स्टेप के बाद ये अभी आपकी बाकी लेवल पे नहीं आया। अभी मैं तो हमेशा लोगों से रिकमेंड करता हूँ कि पहले अपना होमवर्क पूरा कर लेना चाहिए, उसके बाद आपको चाहिए किसी और के पास जाएं। फ़र्ज़ करें आपने ये होमवर्क नहीं किया हो, जो मैंने आपको पहला स्टेप बताया आपने ये नहीं किया हुआ है और आप किसी को जाके ये कहें कि मैं अपने बच्चे की होम स्कूलिंग करना चाहती हूँ, तो हो सकता है वो आगे से आपको हाँ तुम्हें नहीं पता, ये तो गैर कानूनी है, फ़लाने मुल्क में तो ये होता है। तो आप क्योंकि तैयार नहीं हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए लोगों तक पहुंचने से पहले अपना होमवर्क करना बहुत ज़रूरी होता है, और हर चीज़ के ऊपर अपनी कमिटमेंट के लेवल को आदमी चेक करता है। तो पहला स्टेप ये हो गया कि आप जिस जगह पे भी हैं, जिस मुल्क में भी हैं, वहाँ के लॉज को अंडरस्टैंड कर लीजिए। मेरे हिसाब से इनके जितने भी ये वेस्ट के बड़े मुल्क हैं, इन सब के अंदर, अमेरिका में भी, कनाडा के अंदर भी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी, इंग्लैंड के अंदर भी काफ़ी मुल्क हैं, नॉर्वे में भी शायद, ये होम स्कूलिंग तो लीगल है लेकिन कुछ ना कहीं आपको कहीं कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी हों या कुछ थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट्स हों जो कि आपको पूरी करनी पड़े। उसके बाद दूसरी चीज़ जो सबसे अहम है, जो आपके बकाया फ़ैसलों के ऊपर बहुत ज़्यादा जिसका असर है, वो ये है कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। कहते हैं ना, बिगिन विद द एंड इन माइंड। कोई काम भी आदमी ऑब्जेक्टिव से शुरू करता है। फ़र्ज़ करें आप सफ़र करने जा रहे हैं तो आपका एक ऑब्जेक्टिव है कि हमने 5 घंटे में इस्लामाबाद पहुंचना। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है तो आप रास्ते बदलते रहेंगे, थकावट ज़्यादा होगी और कम्बरसम हो जाएगा, कन्फ्यूजन बढ़ेगा, लॉस्ट फील करेंगे, थक जाएंगे और मंजिल नहीं आएगी। तो कामयाबी उसी वक्त होती है जब आपके पास एक ऑब्जेक्टिव हो, फिर आप देखें कि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैंने रास्ते का कौन सा इंतखाब करना है। तो ऑब्जेक्टिव जौन सा है वो क्या है। अब मसलन कई मैं जानता हूँ लोगों को जिनका होम स्कूलिंग का ऑब्जेक्टिव ये है कि जी मेरा बेटा है, हमारा फैमिली का अपना बिज़नेस है, हम चाहते हैं कि बिज़नेस में चला जाए। तो आप बताएंगे जी क्या। अब सिंपल सी बात यह है कि जिसने अपने बाप के बिज़नेस में जाना है और उसको कोई बाहर की एक्रीडिएशन का या उसने हायर लेवल के ऊपर अगर पढ़ना भी है लेकिन उसको कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, अब उसके पास ये चॉइस है कि जनाब वो अगर ना भी ओ लेवल्स ए लेवल्स करना चाहे, ना भी यूनिवर्सिटी की करना चाहिए, तो उसको आप उस तरीके से एजुकेट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहें जी हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, चाइना से हमारी ट्रेडिंग होती है, वालिद साहब यही करते हैं, बच्चे ने भी यही करना है। अब सवाल ये उठता है कि इस बच्चे को ओ लेवल्स तो कोई फ़ायदेमंद नहीं देने लगी, लेकिन अगर आप इस बच्चे को चाइनीज़ लैंग्वेज सिखवा दें, इसका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दें, इसको जनाब एंटरप्रेन्योरशिप और ट्रेडिंग और जनाब अपने मुल्क के लॉज और जनाब आपके कॉर्पोरेट जो रूल्स हैं और जनाब जो उसकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कोर्सेज़ हैं और जो नेगोशिएशन के कोर्सेज़ हैं, वो अगर कोर्सेज़ करवा लें तो शायद बहुत बेहतर होगा, बजाय इसके कि उसको आप नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन जिसको एकेडमिक्स आप कहते हैं, इसको आप ओ लेवल्स या ए लेवल्स का जो पाथ है उसके ऊपर आप चलें। तो ऑब्जेक्टिव को बड़ा क्लियर होना चाहिए कि जी हम चाहते हैं बच्चे को हम सिर्फ ये कराएं, हमें ये चाहिए और ये नहीं चाहिए। तो ये आपके पास दूसरा बड़ा चैलेंज है जिसको आपको करना चाहिए कि आपके एनवायरनमेंट क्या है। अगर आप बच्चे को फ़र्ज़ करें कि ये चाहते हैं कि मैं बच्चे को एकेडमिक्स भी करवाना चाहता हूँ लेकिन मैं कुछ सब्जेक्ट्स ऐसा एक्स्ट्रा पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन मैं एकेडमिक्स करवाना घर में चाहती हूँ, तो फिर आपके पास ऑब्जेक्टिव कुछ और है कि आपने बच्चे को डॉक्टर तो बनाना है
अगर आपके बच्चे का डॉक्टर बनना है तो साफ ज़रा कि फिर उसके पास एकेडमिक्स की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि उसने प्रोफेशनल कॉलेज में जाना है। अगर दूसरी तरफ आप कहती हैं कि मैंने इसको यूनिवर्सिटी में तो भिजवाना है, लेकिन मैंने इसको किसी प्रोफेशनल जगह पे नहीं मैंने उसको किसी कॉलेज में भिजवाना, तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, अगर वो ए लेवल्स कर लेता है तो उसको बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं। और अब तो ये कोविड के बाद तो इवन के हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर तकरीबन 90% से ज़्यादा जो कोर्सेज़ हैं वो ऑनलाइन है, और वो खुद कह रहे हैं कि जी यहाँ पे मत आएँ। यानी आप खुद सोचें, हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी है, आप जस्ट नक्शा अंदाज़ा लगाए कि 5 साल के बाद 2 साल के बाद दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटी सारी ऑनलाइन कर रही होंगी, पाकिस्तान में बैठे लोग हार्वर्ड पढ़ रहे होंगे, तो फिर आपके पास तो ये चॉइस अवेलेबल रहेगी, ना वीज़ों का चक्कर, ना बच्चों को दूर ले जाने का चक्कर, घर में बैठ के वो हार्वर्ड की डिग्री ले सकता है, या लंदन स्कूल की तो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर आपके पास ये ऑब्जेक्टिव है तो फिर आपका एक पाथ और हो सकता है। तो ये आपके पास ऑब्जेक्टिव जो भी है वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात ये है कि डिफरेंट फैमिलीज से मिलें, डिफरेंट लोगों से मिलें जो होम स्कूल या उनके वीडियोस देखें, जो लोग एजुकेशन घर में कर रहे हैं, बच्चों की होम स्कूलिंग कर रहे हैं, उनको ज़रा उनके एक्सपीरियंसेस को देखें। वो ख़वातीन हैं जो होम स्कूलिंग कर रही हैं, माएँ हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हैं चाहे पाकिस्तान के बाहर हैं, यूट्यूब पे उनके क्लिप्स देखें, अपने आप को एजुकेट करें, ताकि आपको पता चले कि जिनको कौन से चैलेंजेस आए और उन्होंने उन चैलेंजेस को कैसे हैंडल किया। और साथ आपको ये भी पता चलेगा कि कई चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम होम स्कूलिंग भी समझते हैं, और हर बंदे की डेफिनेशन होम स्कूलिंग की फ़र्क होती है। मैंने आपको बताया कि कई लोग ऐसे हैं जो कि किसी किस्म का कोई एकेडमिक्स का कोई सेट पाथ नहीं फॉलो करते, उसके बावजूद भी उनके बच्चे फ़र्स्ट क्लास हैं। वाई? बिकॉज वो ऑर्गेनिक मॉडल को फॉलो कर रहे होते हैं, जिसको हम बाज़ दफ़ा जो हमारी टेक्निकल टर्म्स है उसके अंदर हम उसको अनस्कूलिंग कह रहे होते हैं। तो ये आपको पता चल जाएगा कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। मसलन आपको ये लगता है कि जी इस घर में ये माँ है, ये इसके बड़े बच्चे भी हैं, ये छोटे को कर रही है, बड़ों के थ्रू भी हेल्प ले रही है, बड़े बच्चे भी इसको कुछ ना कुछ करा रहे हैं, या कितनी इन्वॉल्वमेंट है स्पाउस की, बाप की इन्वॉल्वमेंट कितनी है, या उनके पास अगर कोई फैमिली के अंदर बड़े हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, कोई चचा है, कोई ताया मामू साथ रहता है, तो वो क्या हेल्प आउट कर सकते हैं। तो आपको डिफरेंट तरीके के आइडियाज़ बहुत आने शुरू हो जाएंगे। तो एक ये रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब भी आपके दिमाग में, लेकिन जब आदमी ने पहले से ही अपने आप को तैयार किया होता है ना चैलेंजेस को, जो आपका दिमाग में शैतानी आपको डराया जाता है, ओ ये नहीं होना वो नहीं होना, ये इस वजह से होता है जो लोग कंफ्यूज होते हैं, जिन्होंने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया होता। अगर आपने सारा कुछ देखा हुआ है और आपको कोई लोग शख्स आपको डराएं और तुम्हें पता ये हो जाएगा, आपके हाँ यार मुझे पता है, मैं उसके लिए मैंने देख लिया, उसका इलाज मौजूद है, तो फिर आपको परेशानी नहीं है, फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगी। और अक्सर का लोग जो उनसे हैं, जब भी कोई नई चीज़ करने की कोशिश करते हैं, तो जो इन्वायरमेंट में जो लोग होते हैं, जो उनके फैमिली के लोग हैं, जो आगे पीछे पीयर प्रेशर आ जाता है, वो आता ही इसी वजह से है कि वो लोग आपको कंफ्यूज करने के ज़्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं, और जो आदमी नए आइडिया की बात कर रहा होता है उसका अपनी ही चीज़ के ऊपर से बिलीफ ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए ये जानना और ये रिसर्च करना और पढ़ना, मैगजीन्स आते हैं होम स्कूलिंग के ऊपर, आप नेट चले जाएं, इतना कुछ मटेरियल मौजूद है कि आप अपने आप को जितना भी एजुकेट करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद मेरा ख्याल है जब आप ये सारा कुछ हो जाए, अब टाइम आता है, चौथा स्टेप है कि अब आप अपने स्पाउस से बात करें, अब अपनी फैमिली से बात करें, अब आप देखें कि जनाब अपने स्पाउस को अगर आपने कन्विंस कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप होगा फैमिली से बात करना, जो कि बाहर के लोग हैं। इमीडिएटली आप अपने स्पाउस को कॉन्फिडेंस मिले, अगर आप हस्बैंड हैं तो अपनी बीवी को कॉन्फिडेंस मिले, फिर उसको इसी प्रोसेस में से गुजारें, उसको एजुकेट करें, ताकि जो आपकी कमिटमेंट है वो अब उसकी कमिटमेंट बननी शुरू हो जाए। और अगर आप खातून हैं, आपने सब कुछ ये फैसला कर लिया है, तो आप अपने मियाँ को एजुकेट करें, मियाँ को बताएं, मियाँ के कुछ सवाल हैं तो मियाँ के जो सवालों को जो आपने अपने जिस तरीके से अपने आप को कन्विंस किया उनको एजुकेट करें। और इसके बाद जब तक ये आप ना कर लें, बाहर के लोगों से बात करना, जब तक आप एक ना हो जाएं, ये ना हो कि आप बैठ के आइडिया दे और 4 फैमिली के मेंबर बैठे हों तो आपका अपना स्पाउस भी आपके अगेंस्ट हो जाए, आपका हस्बैंड भी कहना शुरू कर दे नहीं जी मैं तो खुद इसको समझा रहा हूँ, तो आप अकेली रह जाएंगी और आपका आइडिया बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा। तो इससे पहले कि आप बाहर बात करें, हमारी प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि हमें इन चीज़ों का पता नहीं है कि लॉजिकल स्टेप्स क्या होते हैं,
तो हम एक ही वक्त में पंडोरा बॉक्स खोल देते हैं। उसको भी बताएंगे, सहेलियों को भी बताएं, मैं ये सोच रही हूँ तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं ये सोच रही हूँ तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं ये सोच रही हूँ तुम्हारा और हर तरफ से लोग आपको डिसअपॉइंट करेंगे और लोग आपको डराते रहेंगे। तो उनसे बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक एक वक्त में एक एक चैलेंज को सामने रखें, उसको हैंडल करें, फिर आगे अगले स्टेप पे मूव करें। जब आप ये फैसला कर दें एज अ फैमिली भी, अब आपने स्टेप पूरा कर लिया, आपके स्पाउस ने आपको कमिटमेंट दे दी या गो सिग्नल दे दिया, आप तैयार हैं, अब टाइम आता है कि बच्चों से बात की जाए। और बच्चों से जब आप बात करें, बच्चों को भी एजुकेट करें। अगर बड़े बच्चे हैं तो फिर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में गए नहीं, तो फिर तो कोई मसला नहीं है, बच्चों को पता ही नहीं है, फिर तो आप उनके लिए जो भी पाथ लेंगी, छोटे हैं तो वो आप उनको आसानी से ले सकते हैं। अगर बड़े बच्चे हैं, उनको कन्विंस करना पड़े, तो कम से कम आप उनको ये पनिशमेंट नहीं लगनी चाहिए, उनको ये नहीं फील होना चाहिए कि कुछ सज़ा है कि नौज़ुबिल्लाह हमारी हालात ख़राब हो गए, क्योंकि उनको लोग, उनके पीयर्स यही बात करेंगे तुम्हारे हालात ख़राब हो गए हैं तुम स्कूल के पैसे नहीं दे सकते। तो वो उससे बचने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को खुद कॉन्फिडेंस में ले, उनसे कहें कि यू डिज़र्व द बेस्ट। आप सोचें आपकी अम्मा से ज़्यादा तो आपको इस दुनिया में कोई प्यार नहीं करता, टीचर आपको इतना प्यार नहीं कर सकती, 30 बच्चे उसके सामने मौजूद होते हैं, मेरे पास तो सिर्फ एक स्टूडेंट होगा। आई लाइक टू गिव यू द बेस्ट, आई वांट यू टू बिकम द बेस्ट। और फिर उसको वो दिखाएं, वीडियोस दिखाएं, उसको एजुकेट करें, बच्चे की कमिटमेंट दिखाएं, उसको लगे कि ये फ़न होगा, ये उसकी स्कूल जाने की वजह से उसकी लाइफ जो सी है जो रुक जाती है वो नहीं रुकेगी। बाप के साथ, माँ के साथ जनाब आउटिंग जब दिल करेगा हम चले जाएंगे, हम जब दिल करेगा अपनी टाइमिंग्स को बदल दिया करेंगे। और जनाब हम अपनी जो सोशलाइजिंग का प्रोसेस है, जो नेचुरल सोशलाइजिंग है, एक दूसरे के घरों में आना जाना, वो चलता रहेगा। तो बच्चों को कन्विंस करें। अब ये स्टेप हो गया आपके पास। उसके बाद ये 5वां स्टेप है। उसके बाद अब आपने फ़ैसला ये करना है बच्चे के साथ डिस्कस करके कि अब आपने करिकुलम का फ़ैसला करना है। और अब ये करिकुलम क्या है, आपको बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, आपको पता होना चाहिए कि जनाब आपने इसको लैंग्वेजेस सिखानी है, ये किस उम्र में चल रहा है, ये आर्ट्स में जाना चाहता है, ये इसमें सोशियोलॉजी पढ़ना चाहता है, फ़िलासफ़ी पढ़ना चाहता है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहता है, इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता है, लिटरेचर पढ़ना चाहता है, हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, इतने सब्जेक्ट्स हैं, सोशियोलॉजी पढ़ना चाहता है, साइकोलॉजी पढ़ना चाहता है। ये सब सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट हैं जो अनफॉर्चुनेटली इतनी चॉइसेस आपको ओ लेवल्स ए लेवल्स में स्कूलों में नहीं मिलती, लेकिन आपको एज अ प्राइवेट कैंडिडेट मिल जाती हैं। आप जितने मर्जी सब्जेक्ट्स आप अपने बच्चों को जो उनका इंटरेस्ट है, और यही तो होम स्कूलिंग का बेनिफिट है कि यू डोंट हैव टू लिमिट योरसेल्फ कि जी 4, 6, 8 सब्जेक्ट उनसे ओ लेवल में होते हैं वो आप पढ़ाएं। आप चाहे 12 सब्जेक्ट्स में बच्चों के इम्तिहान दिलवाएं, ज़रूरी भी ये नहीं कि ऐसा आपने सारे इम्तिहान आपने इकट्ठे दिलवाने हैं। आप 4 सब्जेक्ट्स को पकड़ें, 4 पढ़ाएँ, उसके बाद आगे चल पड़ें। तो ये उस वक्त आपके ऊपर ये होगा कि आपने जो करिकुलम है वो कौन सा उठाना है, आपने मैट्रिक का उठाना है या आपने ओ लेवल्स को पकड़ना है, और सब्जेक्ट्स आपने कौन कौन से पढ़ाने हैं। और आपको ताकि जब आप ये लिख लेंगी तो उसके बाद आप अगला स्टेप आ जाता है कि प्लान बनाएं। प्लान में जब आपने ये लिखा होगा आपने ये कराना है, उसके सामने आपने ये भी लिखा होगा कि ये आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, ये आपका स्पाउस पढ़ा लेगा सब्जेक्ट। फर्स्ट करें आप कहते हैं ये सोशल साइंसेस मैं पढ़ा देती हूँ, मैथ्स में मैं वीक हूँ, ये इनके अब्बू पढ़ा देंगे, आपके वो समझ आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आपको लगे कि ये 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमने प्लान किया है कि जी हम इसको 10 साल की उम्र में या 12 साल की उम्र में पढ़ाएंगे या उस वक्त लास्ट में इम्तिहान देगा, तो इसके लिए हम एक्सटर्नल जो ट्यूटर्स होंगे उनसे ये पढ़ा देंगे या किसी जगह पे भिजवा देंगे, घर में ट्यूटर आ जाएगा या ऑनलाइन पढ़वा देंगे। तो ये प्लान आपका बन जाएगा। उसके बाद इसके साथ अगला जो मैंने आपको बताया कि जब प्लान बनता है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको एक्सटर्नल रिसोर्सेज जो उनसे हैं जो आपको चाहिए होते हैं, जो ट्यूटरिंग के हवाले से हैं वो पता चल जाएंगे कि जी ये ट्यूटर आपको बाहर से चाहिए, ये सब्जेक्ट आपको बाहर से पढ़ाना है। और जो बाकी चीज़ें हैं, फ़र्ज़ करें आप कहती हैं मैंने लैंग्वेज पढ़ानी है, या आप कहती हैं कि जी बिकॉज मेरा बच्चा जो उनसे है उसने उसका जो काम है हमारा फैमिली का वो चाइना के साथ है, तो हम चाहते हैं कि ये चाइनीज़ इसका काफ़ी ट्रैवल है, तो चाइनीज़ ट्रैवल है तो आप देखें फिर चाइना के अंदर उसको लेकर जाएं। और आपको ये होना चाहिए कि जनाब अगर या आपने सोचा कि इसको इंटर्नशिप करानी है किसी एक इंडस्ट्री के अंदर, तो आपको वो रिसोर्स आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरे कौन से दोस्त यार हैं, हमारी फैमिली के कौन से फ्रेंड्स हैं जहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारा बच्चा समर के अंदर ये 2-3 महीने के लिए आप इसको काम करने की इजाज़त दे दें बगैर तनख्वाह के, ये थोड़ा सा आपकी हेल्प कर दिए करेगा। तो इस तरीके से आपको ये इंटरनल एक्सटर्नल रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो कि वैसे तो प्लान का हिस्सा होता है, लेकिन ये स्टेप कभी ना भूलिएगा, क्योंकि प्लान में अगर तो आप सिर्फ
सब्जेक्ट्स और टाइम टेबल की बात कर रहे हैं या टाइमिंग की बात कर रहे हैं, ये दो चीज़ें बहुत अहम है कि एक्सटर्नल हेल्प कौन सी चाहिए, एक्सटर्नल रिसोर्सेज कौन से चाहिए, ताकि आप पहले से प्लान कर सकें कि जी 2 साल के बाद मेरे बच्चे ने इंडस्ट्री में काम करना है या बाहर काम करना है, या वो चाइना जाना चाहेगा या उसका एक्सपोजर फलाने मुल्क में होना चाहिए, ताकि आप पहले से उसके लिए कुछ ना कुछ तैयारी कर सकें। और उसके बाद जब आप ये सारा कुछ कर लें तो आई थिंक नाउ यू आर रेडी टू टेक ऑफ। और ये फाइनल स्टेप है, जितना अच्छा आपका प्लान होगा, जितनी अच्छी आपकी प्रेप होगी और आपकी तैयारी होगी, उतने ही जो हर्डल्स बाद में आते हैं वो कम हो जाते हैं। जितना आप अनप्रिपेयर्ड होंगी उतने ही हर्डल्स बाद में आएंगे, उतनी आपकी कमिटमेंट जो सी है वो हिल जाएगी, परेशानी बढ़ेगी, फंस जाएंगी, डीमोटिवेट हो जाएंगी, क्वेश्चनिंग शुरू हो जाएगी, मैंने गलत फैसला तो नहीं कर दिया। और जितनी आपकी अच्छी तैयारी होगी, जितने आपने स्टेप्स पूरे किए होंगे, उतना ही आप इस चीज़ को एंजॉय करेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है कि माँ इस चीज़ को एंजॉय करे, बाप इस चीज़ को एंजॉय करे, बच्चे इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हों, ताकि कहीं उसको आप मुसीबत ना समझें। और अगर आपको फ़र्ज़ करें माँ है और आप माँ को ये लगे कि अब मैंने क्योंकि बच्चों को टाइम लगाना है, तो अब मुझे एक्सटर्नल हेल्प बच्चों की तालीम के हवाले से तो शायद नहीं चाहिए, लेकिन मुझे एक्सटर्नल हेल्प चाहिए घर को मैनेज करने के हवाले से, तो माँ वो डिमांड कर सकती है अपने स्पाउस के साथ कि जनाब मुझे माई रख दें, मेड रख दें, जो घर का काम कर लिया करें। डिपेंड करता है आपके घर का एनवायरनमेंट कैसा है, ताकि मैं बच्चों की तालीम पे पूरा फोकस कर सका करूं, या हमें एक ड्राइवर रख दें जो कि बच्चों को हमारे प्लान में अगर वो फिट होता है। ये सारी चीज़ें ना आपके प्लान में से निकल आएंगी, एक्सटर्नल रिसोर्सेज में से निकल आएंगी। तो ये अगर आप जितनी तैयारी आपने की होगी उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा, और आपके लिए एक्सपीरियंस इतना इंजॉयबल होगा, इतना मेमोरेबल होगा कि आप सोच नहीं सकते। तो आई होप के ये जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, ये अगर आप 1 बाय 1 कर लें तो इंशाल्लाह इट विल बी अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर यू। जितने लोगों ने किया है और आज साल के बाद अब उनको जब मैं पूछता हूँ जाके, तो मेजॉरिटी ऐसे हैं जितना उन्होंने तैयारी की थी, समझा हुआ था, दे आर एंजॉइंग इट, दे आर लविंग इट, और वो कहते हैं हमारा ज़िंदगी का ये बेहतरीन फ़ैसला। थैंक यू।